नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। ऐसे में वादे और दावे भी बहुत हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि किसके वादों में और दावों में कितना दम है कि जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, जो भी फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उन लोगों ने निकाला है, वो कितना कारगर साबित होगी। इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो तमाम बयानबाजियां सामने आ रही है, जो वार और पलटवार का दौर जारी है, तो चलिए आपको बयान सुनवाते हैं। लंबा नोचे हेमंत जी बौखला गए हैं और कभी तो झूठ मूठ चिट्ठी लिखते हैं, कभी रोना रोते हैं। उनको पता है उनके पापों का घड़ा भर चुका है और झारखंड की जनता उनको कुर्सी से उतारने का फैसला ले चुकी है और इसलिए कभी रोते हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं। उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बनाया है और इसलिए ऐसी कुछ चीजें वो करते रहते हैं। जनता भाजपा को जिताएगी और इस बेईमान भारत की सबसे ज्यादा भ्रष्ट, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, उस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। जो रिनाउंड झूठे लोग हैं इस देश में, जिनकी ख्याति पूरे देश में विख्यात है झूठ बोलने में, ये झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते, वैसे लोग उंगली उठाते हैं उस सरकार पर जो सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। तमाम बाधा और व्यवधानों के बावजूद हम लोगों ने अपना वादा निभाया। तमाम कुछ पाइपलाइन में भी हो सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया। परंतु ये लोग जो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा करते हैं, काला धन वापस लाने का वादा करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई। किसानों की बात करते हैं, किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, 700 किसान शहीद हो गए। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी देते नहीं है। तो वैसे लोग जिनके केंद्र बिंदु, जिनके एजेंडे में मात्र चंद पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति, 2-4 पूंजीपति घराने, वो आम आदमी के हित में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, न ले पाएंगे। हमने जो प्रण किया है, ये 7 प्रण जो है वो धरातल पर लागू होगा। उदाहरण के तौर पर 450 का सिलेंडर देने का वादा अगर हमने किया तो निश्चित रूप से देंगे। इनकी तरह नहीं। आप जाकर देख लें, राजस्थान में इन लोगों ने वादा किया था चुनाव से पूर्व 500 रुपये में सिलेंडर देने का, ये नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह वादा खिलाफी हुई। तो ये अपने वादे नहीं निभाते हैं। चुनाव के वक्त इनको ये गुमान रहता है कि हम भाई को भाई से लड़ाकर, एक दूसरे को नफरत फैलाकर, धार्मिक ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक वोट बैंक खड़ा कर लेंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा झारखंड। तो देखा आपने किस कदर बीजेपी हो या जेएमएम हो, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, दोनों एक दूसरे के वादे और दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, प्रदीप सिन्हा जी, प्रवक्ता बीजेपी, सतीश पॉल मुंजनी जी, चेयरमैन झारखंड कांग्रेस कमेटी, कैलाश यादव जी, महासचिव आरजेडी झारखंड, चंदन मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कैलाश यादव जी से लेना चाहूंगी। कैलाश जी, जिस तरह से बीजेपी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुहिम है, राज्य में फूट डालो और नफरत फैलाओ। जो महागठबंधन की सरकार नहीं दे रही है। बीजेपी की जितने भी अभी तक कहीं ना कहीं जो कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, शांति सौहार्द बात है कि तवज्जो नहीं देती है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। राज्य में अमन चैन शांति है, राज्य विकास के बड़े पैमाने पर कुछ टेक्निकल इशू है कैलाश जी, आपकी आवाज हमें सही से नहीं मिल पा रही है, फिर आपका रुख करेंगे तो सीधा रुख करते हैं सतीश जी। सतीश जी, झारखंड संकल्प पत्र है, क्या लगता है इससे इंडिया गठबंधन को कहीं नुकसान तो नहीं होगा?
इस बात पर नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। कैलाश जी, मैं आपका रुख करूंगी, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सतीश जी का रुख किया है, आप एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए। दोहरा दीजिए, क्या बोले? जी 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 सभा जी, हमारा जो कल आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया गठबंधन के, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे आरजेडी के जयप्रकाश जी और हमारे मालेगांव के शुभेंदु सेन जी ने एक साथ हम लोग ने कल 7 गारंटी का हम लोग ने लोकार्पण किया। हम लोग झारखंड की जनता को एक 7 गारंटी का लोकार्पण किया। आपने देखा होगा कि हम जो वादे करते उसको पूरा करते। हमारे वादे में सबसे प्रथम है कि पहली गारंटी में कि हम 1932 अभियान की बात है, हमारे सरना धर्म कोड की बात है। दूसरी गारंटी हमारी महिला सम्मान योजना की बात है। हम उसको जो अभी 1000 रुपया जो दे रहे हैं, हम उन लोग दिसंबर से 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देने का काम करेंगे। हमारा सामाजिक गारंटी है, तीसरा है सामाजिक गारंटी न्याय की है, जिसमें एससी, ओबीसी सभी को हितों को देखते हुए और उनके जो है एसटी के 28%, एसटी के 12% और ओबीसी के 27% और साथ में पिछड़ा हुआ कल्याण मंत्रालय की गठन का ही हम लोगों ने गारंटी दी है। गारंटी खाद्य सुरक्षा दी है, गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा दी है, गारंटी शिक्षा की है, गारंटी किसान कल्याण की। तो हमारा जो पत्र है, हमारा जो 7 गारंटी है, ये झारखंड की 3 करोड़ की जनता जानती है कि झारखंड में अगर कोई सरकार अगर जनहित का काम करती है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही कर सकती है। वो जानती है कि भाजपा झूठ की बुनियाद पे खड़ी पार्टी है। सिर्फ झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, पूरी ताकत से झूठ बोलो, ताकि झूठ को भी लोग सच करने में लग जाते हैं। तो झारखंड की जनता यहाँ जानती है कि अगर कोई यहाँ पर विकास का कार्य, लोगों का हित और कल्याण का काम कर सकता है, उनकी समस्याओं और उनके दुख से भागीदारी बन सकते हैं, तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही बन सकती है। इसलिए झारखंड की 3 करोड़ की जनता को इंडिया गठबंधन का पूर्ण समर्थन और भरपूर प्यार मिल रहा है, जो आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि फिर से वोट की चोट दे करके इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। ठीक है सतीश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रदीप सिन्हा जी का। प्रदीप सिन्हा जी, अभी आपने भी सुना जी सतीश जी को, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ वादे और दावे करते हैं और वो वादे और दावे झूठे निकलते हैं, पूरा नहीं करते आप लोग। तो झारखंड की जनता को भी इंडिया गठबंधन पर भरोसा है, आप लोगों पर नहीं। देखिए, एक तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बातें सुनी, उसके आधार पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ कि कल इंडिया अलायंस की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, अगर इनका घोषणा पत्र एकीकृत है तो फिर ये बात क्यों कही गई कि सभी दल अपना अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी करेंगे? तो जाहिर तौर पर शायद सहमति न हो एक अलायंस के तौर पर, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जिन लोगों ने प्रत्याशी खड़े किए, तो उनके साथ आप समझ सकते हैं कि गठबंधन में कैसी ट्यूनिंग है, कि किस तरह की दोस्ताना संबंध है, आप समझ सकते हैं। और एक बात कहूंगा कि जो घोषणा पत्र में इन्होंने वायदे किए कि फिर से वही बात पुरानी राग अलापना शुरू किया कि 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, तो ये चीज तो इन्होंने किया नहीं। जो काम करना था, 5 साल का समय मिला, उसको कर नहीं पाए। अब फिर से वही पुराना, आप कह सकते हैं कि नई बोतल है, पुरानी शराब डालकर फिर लोगों के बीच पेश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा होता है। बात बात पर जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करने दिया, तो उनको ये बताना चाहिए कि 5 साल के दौरान आपको किसने रोका था? आप स्थानीय नीति भी लाते, नियोजन नीति भी लाते, 5 लाख नौकरियां देते लोगों को, लेकिन जो आप कर नहीं पाए, फिर से उसी को आप दोहरा रहे हैं। तो कोई आपके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगा? क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिला, पूरा कार्यकाल मिला, उसके बावजूद आप नहीं कर पाए। तो लोग आपसे जब पूछेंगे कि जो 5 साल का समय था उसमें आपने
क्या कुछ किए, तो फिर से आप उनको वही घुट्टी पिलाने की कोशिश करेंगे कि हमने तो घोषणा पत्र में वायदा किया है कि आरक्षण भी बढ़ाएंगे, जबकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बावजूद केंद्र सरकार के पाले में जिस तरह से गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश की जाती है, जनता समझ रही है अच्छे से कि इनको पूरा अवसर मिला, काम सिर्फ भ्रष्टाचार का किया, अपने साथियों के माध्यम से खनिज संपदाओं की लूट कराई, कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल पे बाहर हैं। तो अब राज्य की जनता ने मन बना लिया कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचप्रण की घोषणा की या अपनी मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, या फिर दलित हो, विकलांग हो, सबके उत्थान की बात हमने कही है, तो निश्चित रूप से जनता जब तुलना करेगी कि 2014 से 19 तक जो सरकार थी रघुवर दास की, और फिर 19 से 24 का कालखंड हेमंत सोरेन का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एज है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें जाती हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम कैंपेन चला रहे हैं अपने नेताओं के माध्यम से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे फिर राज्य के जो हमारे नेतागण हैं, अपनी बातें जाकर जनता के बीच रख रहे हैं, तो हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि इस बार सत्ता की अदला बदली होगी, हेमंत सोरेन का जाना है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं चंदन मिश्र जी का। चंदन जी सर, अगर बात करें दावे और वादों की, तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे और दावे लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है झारखंड विधानसभा चुनाव में किसका दावा कितना कारगर साबित हो? देखिए सभा जी, ये कस्मे वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या, ये वादे कागजों पर अगर रहेंगे तो जनता क्या भरोसा करेगी और किस पर भरोसा करेगी। इंडिया गठबंधन के मैं नेताओं को सुन रहा था, भाजपा के प्रदीप जी ने भी सुना, 5 साल सच में इनको मौका मिला था काम करने का और अच्छा मौका मिला था। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। मुझे याद है हम लोग भी कवर किया था, इनके घोषणा पत्र जारी लोग कर रहे थे उस समय। 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी न दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में 2000 रुपया देंगे प्रत्येक माह। तो अगर इन बेसिक चीजों को ही देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत जी की सरकार ने इन वादों को पूरा किया। अब इस पे आज कहेंगे कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया, तो मुझे लगता है कि राज्य के साथ ये धोखाबाजी होगी। इसलिए राजनीतिक जो बयानबाजी है, प्लीज कहीं से नॉइज आ रही है। जी चंदन जी। जी सर। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये जो बातें कहते हैं चुनाव में, उसे करके दिखाएं तो बात बनती है। एक बात जो प्रदीप जी ने कही, 32 का खतियान पे आधारित जो है स्थानीय नीति बनाएंगे। 5 साल तो बीत गए, इन्होंने तो 32 का खतियान विधानसभा से पारित करवाया, जिसको जो संवैधानिक आधार पे उसे अभी खारिज कर दिया गया है ना, कि ये लीगली नहीं सही है। उसके अलावा इन लोगों ने जो 27% आरक्षण की बात कही थी वो भी नहीं हो पाया, तो फिर उसको रिपीट करना, फिर वही वायदे करना। तो हम कह रहे हैं नवीनता होनी चाहिए ना, नई बात। आप जो चीज नहीं कर पाए 5 साल में, फिर उसी को आप सामने रख रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के लोगों ने बताया कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा 450 रुपया में देंगे। पहले ये इन्होंने 1000 रुपया मैया योजना में कहा दिया, 2 महीने का 3 महीने का। अब उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम गोगो योजना लाएंगे, गोगो दीदी योजना, 2100 रुपया देंगे, फिर उन्होंने कहा 2500 रुपया देंगे। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, यह राज्य हित में, ये विकास का कोई पैमाना नहीं हो सकता। भाई ठीक है, आप जो कमिटमेंट पहले कर चुके थे उन कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए था। अगर आज हेमंत जी जो 2019 में इन्होंने वादा किया था 2020 से ही देना शुरू करते जो चूल्हा खर्च, तो काफी पैसा महिलाओं के खाते में चले गए और उसका लाभ मिलता है। लेकिन इन्होंने किया 5 साल कुछ नहीं कर पाए। 2 महीने पहले 3 महीने पहले अचानक याद किया कि 1000 रुपया, वो भी मुझे याद है कि चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम मैया योजना चालू करेंगे, तो वो हटे, हेमंत जी ने चालू किया। अभी 2 महीना का दिया आपने, लेकिन आपके अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए था। आप उन बातों को कैसे भुलाएंगे, जनता को क्या बताएंगे कि भाई हमने जो कहा था हमने किया, कहाँ जो आपने कहा था सो किया। तो ये चीजें जनता याद करती है और विपक्ष के लोग याद दिला रहे हैं।
दूसरी बात है कि 32 का खतियान आधारित, यहाँ पे कैलाश जी भी हैं और यहाँ पे मुंजनी साहब हैं, दोनों से पूछ लीजिए कैलाश जी समर्थन करते हैं 32 का खतियान का? कैलाश जी बताइए, अगर स्थानीय नीति पे 19 के 32 का जो खतियान है उसके आधार पर आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने विरोध किया है कई बार, यह नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंटर कंट्राडिक्शंस हैं ये भी बड़ी कठिन है, जटिल समस्या है। 27% आरक्षण बिहार में किया गया था ना, बढ़ाया गया था 50% कैप से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब मामला जज का तक हो गया। तो फिर हम ऐसी चीजें क्यों उठाते हैं जो कोर्ट या संविधान नहीं मानता, नहीं मानने देगा? हम व्यवहारिक चीज है ना, या शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं बेहतर। आज भी यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, हम शिक्षा ठीक से नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। अस्पतालों की हालत ये है कि आप राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो है, आप चले जाइए रिम्स में, मैं अभी प्रत्येक दिन जा रहा हूँ, मुझे एक पारिवारिक संकट है तो मैं हर दिन मुझे रिम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहां जाके देखेंगे तो लगेगा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। प्रखंड जिला की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, आपका शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, इन सब चीज पे कोई बात नहीं है। 1000 रुपया इनको देंगे, 2100 वहां देंगे, 2500 इधर देंगे और इससे विकास हो गया। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, आप शिक्षा में के बारे में सोचिए कि हम बेहतर शिक्षा कैसे दें। आज कॉलेज के टीचर्स नहीं है, एडहॉक टीचर पे पढ़ाई हो रही है पूरे राज्य में, बहालियां नहीं हो रही, नहीं भर्ती नहीं हो रही है। स्कूल के टीचर भर्ती हो रहे हैं तो उनके साथ आज जितनी संख्या होनी चाहिए वो संख्या नहीं मिल पा रही है। स्कूल की हालत खराब है, पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है। तो हम कह रहे हैं कि जो बेसिक नीड है राज्य के विकास के लिए, जो पैमाना है, पैरामीटर है, उस पर तो बात कीजिए। ये 400 रुपया सिलेंडर, 500 रुपया सिलेंडर और 1000 रुपया, 2100 रुपया, 2500 रुपया करके इससे कितना अपलिफ्टमेंट किया। हम कह रहे हैं कि स्वरोजगार व्यवस्था के तहत महिलाओं का जो एक संगठन होता है पूरे राज्य में, महिलाओं का, जिसको महिला कहते हैं ना स्वयंसेवी संगठन, उसको मजबूत कीजिए। अब ग्रुप ऑफ लेडीज को, उनको इम्पावर कीजिए, उनको काम दीजिए, वो ज्यादा होगा। महिलाओं को आपने 1000 रुपया देना शुरू किया, वृद्धों का जो विकलांग है उनका पेंशन रोक दिया 5 महीने से, वो पैसा आपने डाइवर्ट कर दिया इधर, तो कैसे चलेगा भाई? बैलेंस कहाँ बन पा रहा है? जिनको सबसे अधिक पेंशन की जरूरत है, बुजुर्गों और वृद्धों को, उनका पेंशन आपने रोक दिया और वहां से लाके आपने वोट बैंक के लिए महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिया 1000। अब उनका 5 महीने से उनको नहीं मिल रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये इम्बैलेंसिंग जो सिस्टम है डेवलपमेंट का, इससे निकलना पड़ेगा। ये जो इस तरह की बातें कि हमने बहुत कर दिया, तो क्या किया आपने 5 साल में? तो जो करना चाहिए था वो दिखाई पड़ना चाहिए था, दिखता, लेकिन नहीं हो पा रहा। सच्चाई यही है कि आज जी फिर आपका रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि चंदन जी ने काफी विस्तार से चीजों को रखा, अपनी बातों को, और वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मुफ्त की जो रेवड़ी होती है ना, इससे विकास राज्य का नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे, उससे झारखंड का विकास नहीं होगा। विकास तभी होगा जब जो बेसिक जो मुद्दा है, जो बेसिक नीड है पूरे राज्य की, उस पर आप फोकस करें, आप शिक्षा पर फोकस करें, आप वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फोकस करें। आप ये देखें कि मेरे पास कम से कम शिक्षा का मतलब कॉलेज ऐसे होने चाहिए कि हमारे जो छात्र हैं वो दूसरे राज्य नहीं जाए पढ़ने के लिए। हमारे पास नौकरी और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई पलायन ना करे, हमारे राज्य से कोई भी आदमी पलायन ना करे। हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमें 500 में गैस का सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा कि हम 450 में देंगे, कोई कह रहा कि हम 2100 रुपया देंगे, कोई कह रहा कि नहीं हम 2500 देंगे। तो ये आपस में कंपटीशन हो रहा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनता जो है वो बेसिक जो मुद्दा होता है ना, उसके पीछे वो नहीं भागती है। वो शॉर्ट टर्म जो उनको फायदा मिलता है ना, वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है।
और इसीलिए जो मुफ्त की रेवड़ी है ना, उसका बढ़ावा इन दिनों आप देख रही होंगी कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जनता उस पर फोकस करते हैं। कोई कहता है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली आपको दे देंगे, कोई कह रहा है कि नहीं, अगर मेरी सरकार बनी तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पैसा आएगा कहां से? बिल्कुल। वो हेमंत सोरेन या बीजेपी अपने घर से तो देगी नहीं, वो तो राज्य का पैसा है, और उन पैसों का उपयोग जो है वो विकास में होना चाहिए। लेकिन केवल सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं केवल अपने फायदे के लिए, अगर कोई कह रहा है कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे तो कोई कह रहा है कि हम 450 में दे देंगे। कारण उनको पता है कि मेरे घर से पैसा नहीं लगेगा, मुझे अपने घर से पैसा निकाल के जनता को नहीं देना है, जनता का पैसा और उन्हीं को लौटाना है। और सबसे बड़ी बात है मंशा। आपकी मंशा केवल चुनाव जीतने की है या फिर सच में जो आपने वादे किए उसे निभाने की जरूरत है? आपने 5 साल पहले भी वादे किए थे, लेकिन उसमें कई वादे ऐसे हैं जो अभी तक 5 सालों में आपने नहीं निभाया, उसे पूरा नहीं किया। तो इसकी क्या गारंटी है कि इस बार जो आप घोषणा कर रहे हैं, इस बार जो वादा कर रहे हैं, उसे आप पूरा करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पूरा कर देगी और हेमंत सरकार पूरा नहीं करेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से घोषणा पत्र में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या अगर कोई गठबंधन घोषणा करती है, दावे करती है, तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने की जरूरत है। और ये जो है ये मतलब आधुनिक जो पॉलिटिक्स है उसमें एक शॉर्टकट तरीका है चुनाव जीतने का, जनता को लुभाने का, कि हम मतलब कुछ ऐसा लालच आपको दें जो भले क्षणिक भर के लिए रहे और लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन ये जनता को समझना पड़ेगा कि उससे फायदा नहीं हो रहा, जब बल्कि उससे राज्य को नुकसान हो रहा। और राज्य को फायदा तभी होगा, जनता को फायदा तभी होगा जब जो बेसिक नीड है झारखंड का उस पर फोकस किया जाए। जो कमी है उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने एक तरीके से, अगर दोनों पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे, चाहे बीजेपी का या इंडिया गठबंधन का, तो आपको ये जरूर लगेगा कि दोनों घोषणा पत्र में कितना खींचतान, मतलब एक दूसरे को हराने की होड़ मची हुई है। लेकिन निश्चित रूप से मैं बार बार यही कहूंगा कि जनता को समझना पड़ेगा कि उन्हें 50 रुपया अगर एक सिलेंडर में मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए नहीं होगी। उनके लिए बड़ी उपलब्धि तभी होगी जब जो बेसिक नीड है, जो बेसिक परेशानी है झारखंड की, उसे दूर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी सतीश जी का। सतीश जी, बात तो सही है ना, लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही ढंग से, और अब आप लोग तमाम तरह के वादे कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर का दाम कम होगा तो महिलाओं को इतना मिलेगा। क्या फायदा इन सब वादे और दावे का जब पूरे नहीं हो पा रहे, ठीक से धरातल पे उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं? सभा जी, जब चुनावी मौसम आते हैं तो सबसे पहले बीजेपी वादा करती है। हर राज्य चुनाव में आप देखेंगे, जहां भी चुनाव होते हैं उनके वादे होते हैं कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे और बाकी पूरे देश भर की जनता 1100 रुपये में खरीदेगी। चुनाव खत्म हो जाएंगे तो वादे भी भूल जाते हैं। आप देखेंगे राजस्थान में उन्होंने वादा किया, राजस्थान में क्या उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर देना चालू कर दिया। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और साल में 2 बार फ्री देंगे। तो ये चुनावी घोषणा बीजेपी के लोग करते हैं। और सभा जी, आपको याद होगा कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपया थी, 460 रुपया थी। ये कीमत जो बढ़ाने का इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे आदरणीय कैमरा जी, प्रधानमंत्री जी, कि इतने तो विकास का काम किए कि 450 का सिलेंडर आज 1100 रुपया में हम ले रहे हैं। तो हम लोग कोई जुमला नहीं दे रहे,
ये बढ़ाए वो लोग हैं, हम लोग वही लोगों की बातें कर रहे हैं। हम लोग गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि ये गारंटी का है कि हम जो वादे करते हैं वो पूरा करेंगे। हम 500 का सिलेंडर बोला तो 500 का, हमारा कोई चुनावी भाषण ये घोषणा नहीं है। और जहां तक है देश की, तो झारखंड राज्य की, आपको पता होगा झारखंड राज्य अलग हुए आज 24 साल हो गए, 24 साल हो गए, जिसमें ज्यादातर समय हमारे भाजपा के शासनकाल, यहाँ 18 से 19 साल भाजपा का शासनकाल है। इसके साथ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी राज्य अलग हुआ था, तो उस समय वहां की सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था इस देश की, इस राज्य का विकास का ब्लूप्रिंट बनाकर दिया था। और जब यहाँ भाजपा की सरकार झारखंड अलग होते साथ बनी, तो ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया कि 18 साल में समस्या ही समस्या है। आज अगर झारखंड राज्य की समस्याओं की बात करेंगे तो इनका जिम्मेवार भाजपा पार्टी है। 18 साल उन्होंने 18 से 19 साल यहाँ देश में राज किया है। और जब हमारी सरकार बनी तो आप देखें, हमारी सरकार बनते के साथ 2 साल पूरा दुनिया में कोरोना काल था। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बढ़ के काम किया। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने यहाँ भी एक भी आदमी को आप अन्न का, अनाज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की कि झारखंड ने पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई किया था और यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के हम लोगों ने काम किया। जब 2 साल कोरोना काल हमारा आ गया, जब हमने पटरी पे काम करना चालू किया, तो इन्होंने क्या किया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का काम किया। तो आप देखेंगे बीजेपी की जहां जहां सरकार नहीं रहती है, वहां राज्य में ये लोग वहां पर काम नहीं करना चाहते हैं। अपना सरकारी तंत्र का प्रयोग करके लगातार सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जी सीधा रुख करना चाहूंगी प्रदीप सिन्हा जी का। प्रदीप जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग ना काम करते और ना काम करने देते हैं। जी देखिए, जो एक बहानेबाजी बनाते हैं ये लोग कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया गया। मैं समझता हूँ कि 2 साल कोरोना का जो कार्यखंड गिराते रहते हैं कि कोरोना के चलते 2 साल हम काम नहीं कर पाए। ये पूछिए इनसे कि शराब घोटाला की नींव कब रखी गई थी और जो अवैध उत्खनन हो रहा था प्रदेश में, उसकी नींव कब रखी गई थी। मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत जरूर थी कि जमीन लीज का जो जमीन है वो अपने नाम आवंटित करा ले, वो कोरोना काल में ही उन्होंने किया। तो सारी चीजों के लिए उनको फुर्सत था, लेकिन डेवलपमेंट के लिए फुर्सत नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना एक, आप कह सकते हैं कि इनका रेटोरिक है, और बार बार आरोप लगाने से आपकी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। जनता आपसे पूछेगी कि भाई स्थानीय नीति, नियोजन नीति कहाँ गई, और उसके आधार पर जो नियुक्तियां होनी थी आपने क्यों नहीं किया। 5 लाख नियुक्तियों की हम बात करें तो यहाँ के राज्य के युवा समझ रहे हैं कि एक तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी वायदा किया आपने, वो पूरा नहीं किया। तो इन चीजों से आप मुकर नहीं सकते। साथ साथ आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। सभा जी, इनसे पूछ लीजिएगा कि राज्य में महिला आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। 26,000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं, और जो मुख्यमंत्री ये दम भरते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं मैया सम्मान योजना के माध्यम से, उनके प्रदेश में 7,000 से ज्यादा रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। एनसीआरबी के डेटा है, ये बीजेपी की आंकड़े नहीं है ये। साथ साथ जो महिला आयोग में शिकायतें जाती है महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, दहेज उत्पीड़न से संबंधित, या कार्यस्थल में उनके साथ जो भेदभाव होता है, उसकी सुनवाई ये सरकार नहीं चाहती। यानी महिलाओं को न्याय न मिले, इसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंध कर रखा है। अब लोकायुक्त की नियुक्ति, कई बार इन्होंने बहानेबाजी की कि हम सूचना आयुक्त नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का मामला अनसुलझा है, और विधानसभा स्पीकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है बाबूलाल मरांडी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 2023 अक्टूबर महीने में ही अमर बावरी को नामित कर दिया नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आप बताइए, 1 साल का समय बीत गया, उसके बावजूद भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई, न सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश है कि हमारी जानकारियां लोग सूचना के माध्यम से न एकत्रित कर लें, लोकायुक्त के न्यायालय में मामला न चलने लगे। तो ये सारी चीजें जो कवायदे इन्होंने की है भ्रष्टाचार को ढकने के लिए,
आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोयला व्यापारी जो धनबाद से संबंधित हैं, जो अवैध उत्खनन में लगे हैं, जो कोयला का अवैध व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, उनके खिलाफ महंगे वकील रखती है। ये अलग बात है कि स्टे मिल गया, लेकिन स्टे मिलने के पीछे जो कारण है, आप समझिए कि आखिर सरकार उन लोगों को क्यों बचाना चाहती है। अगर सीबीआई इंक्वायरी हो ही रही थी तो होना चाहिए था कि वो लोग तो बेपर्द हो जाते ना, कम से कम, कि जो भ्रष्टाचारी है, जो अवैध कोयला का व्यापार कर रहे हैं, जो अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, तो उनको सरकार बचाना क्यों चाहती है। आज आपको बताऊं कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान आया है कि जो नक्सली हिंसा के आरोप में लोग जेल भेजे गए हैं, हमारी सरकार बनते ही हम उनको रिहा करेंगे। आप समझिए, सीधा सीधी एक गृह मंत्रालय का जो लक्ष्य है कि 2026 के मार्च महीने तक नक्सली उन्मूलन हम कर देंगे पूरे देश से। तो इस तरह की कार्रवाई अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री करे, बयान के माध्यम से उनको समर्थन करे, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली उन्मूलन को लेकर या नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और कितना सहयोग करती होगी केंद्र का। आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल। सौरभ जी बिल्कुल, हम चंदन जी के पास ही जाएंगे और चंदन जी से मेरा पहला सवाल ये होगा कि सर ये बताइए मुझे, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं और झारखंड की राजनीति का एक लंबा अनुभव आपके पास है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना असर इन घोषणा पत्र का जनता पर होती है। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र जनता जरूर पढ़ती है, जज भी करती है, उसका विश्लेषण भी करती है, लेकिन यह नीचे डाउन द लाइन, मतलब गांव तक नहीं पहुंच पाती है। अब तो खैर जो व्यवस्था है, सूचना तंत्र की नई व्यवस्था, उसके तहत लोग जानने लगे हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, उसका जनता विश्लेषण और क्षेत्रान्वेषण दोनों करती है। लेकिन एक चीज और भी है कि इस चीज का राजनीतिक दलों का एहसास होना चाहिए। जो बातें वो कहते हैं, लिख कर बताते हैं जनता को, उसको वो तौलती है, मापती है। हम लोगों ने कई बार पूछा है, मैं पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मैं इस इलाके का दौरा कर रहा था, पलामू का, मैंने पूछा इस घोषणा पत्र के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के और इंडिया गठबंधन के, तो जनता बिल्कुल विश्लेषण करने के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि उनको आप विफुल कर सकते हैं, वो इस बात का उल्लेख करती है कि भाई इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये कहा, उसमें से कौन कितना पानी में है उसका तौलना, उसको विश्लेषण, उसको समझ पाना, ये जनता का काम है और जनता बखूबी करती है। असर कितना पड़ेगा आपको मैं बताऊं कि इस चुनाव में कसौटी पे तो कसेगी जनता। इंडिया गठबंधन में हेमंत जी ने 5 साल पहले जितनी घोषणाएं की थी, इन्होंने कहा था कि हम पुराने जो स्थानीय नीति है उसको खारिज करेंगे, नई स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1932 का खतियान पर आधारित नीति होगी, उसके हिसाब से नियोजन नीति बनाएंगे। फेल हो गए। अब इसके पीछे रीजन जो भी हो, ये चाहते तो संकल्प पारित करके ये 1932 खतियान का आधार पर स्थानीय नीति बना सकते थे, लेकिन इनकी जिद थी कि केंद्र सरकार के माथे पर ठीकरा फोड़ा जाए, शेड्यूल 9 में डालिए, शेड्यूल 9 में डालिए। आप संकल्प पारित करते और संकल्प पारित करने के बाद आप लागू करते। चंदन जी, आप तो कह रहे थे ना कि इंडिया गठबंधन के अंदर सहयोगी पार्टी ही सहमत नहीं है, एक मत नहीं है। अब बिल्कुल वो तो अलग विषय है, वो मैं आपको बता दूं, वो तो बिल्कुल अलग विषय है कि ये स्थानीय नीति को लेकर कैलाश जी भी बैठे हैं एकदम बिल्कुल, और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी सपोर्ट नहीं किया 32 खतियान पे। अब वो अलग बात है कि इनकी मजबूरी है कि कुछ बोल दें कि हाँ नहीं हम साथ में हैं, लेकिन हकीकत में नहीं है। और जब कोई दल साथ में आपके, कैलाश जी जवाब दे दीजिए, 32 खतियान को लेकर क्या आप लोग का अभी आप लोग समर्थन में है या विरोध में? देखिए, आज स्टूडियो में बहुत खुशी की बात है कि 2 वरिष्ठ पत्रकार जो है राज्य के हित में बड़ी बड़ी सवाल उठाए हैं, लेकिन हमारे आदरणीय आप लोग दोनों व्यक्ति, लेकिन चंदन जी ने जो सवाल उठाया है, चंदन जी शायद ये बोलना भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री 11 साल से तीसरी बार देश में सत्ता में आए हैं और पलामू कम से कम 11 बार दौरा उन्होंने किया है। परसों उन्होंने गढ़वा में पानी को लेकर बयान दे रहे थे। मोदी जी भूल गए कि जिस जगह से वो बयान दे रहे थे वहां पर मंडल डैम का उन्होंने 2 बार शिलान्यास किया। और पलामू आज भी सूखाग्रस्त जो है कि
स्थान है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहां पर पानी की बात उठाया और भूल गए कि हम 2 बार शिलान्यास किए। कैलाश जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रख दिया। हमको अफसोस इस बात की है कि जो इतने लोकप्रिय है, जो देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी बातें इतनी झूठी क्यों हो जाती है? वो झूठे सपने, झूठे वादे करने के लिए क्यों जो ठीक है कैलाश जी, बीजेपी को आपने आईना दिखा दिया। अब ये बताइए कि जो सवाल किया सौरभ जी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज मंडल डैम बन गया रहा, 3 राज्य से जो है कि प्रभावित होता और 3 राज्य को लाभ होता, कोयलकार का भी उससे समावेश होता और हम लोग पानी से जो कि परिपूर्ण होता और वहाँ डेवलपमेंट होता। एक इंडस्ट्री जपला सीमेंट कारखाना था, उस कारखाने को उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड लेवल का कारखाना बनाएंगे। जपला सीमेंट एक जमाने में बहुत नाम हुआ, आज जपला सीमेंट का नट बोल्ट भी नहीं है, स्क्रैप के भाव में सब स्क्रैप को हटाकर बेच दिया गया। ये इनकी मानसिकता है। तो इनके मेरे कहने का मतलब है कि ये सब बेसिक चीज थी जिससे कि बेरोजगारी दूर होती, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लोग उसमें रोजगार करते, नौकरी करते, ये सारी बात थी। रहा सवाल झारखंड में, हमारे साथी कांग्रेस के ने कहा हम चंदन से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सी पुरानी बातें को भी खोदेंगे। 25 साल में लगभग 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी सहयोगी शासन किया। आपकी जो बुनियाद और जो बनावट है शुरुआती तौर से कट्टरपंथी विचारधारा को लाने का, आप हमेशा जो है कि राज्य को तुष्टीकरण की राजनीति से जनता को एकमत करना चाहते हैं। कैसे हो सकता है जबकि झारखंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन समाज सभी जो है कि निष्ठावान तरीके से निवास करते हैं। आप उसको छेड़ते हैं और चाहते हैं कि हमारे विचारधारा से राज्य चले। कैसे हो सकता है? कैसे समावेशी विकास हो रहा है? बहुत बड़ा कैलाश जी, आपने पूरी कहानी बता दी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का भी हम जवाब देंगे। हम जो कहना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अभी प्रदीप जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के एक मुख्यमंत्री जो मधु कोड़ा हुआ करते थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक पूरे देश में एक पैमाना से देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई हुआ तो राज्य का मुख्यमंत्री हुआ। आज प्रधानमंत्री के साथ साथ वो मंच शेयर कर रहे हैं, सभी जगह भाषण दे रहे हैं, माला खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो इनका क्या पैमाना है जनता के सामने? तो इनकी बोली और करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। परिवारवाद की बात करते हैं, आज 25 आदमी को इन्होंने अपने परिवार से टिकट दिया झारखंड में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ठोसी दलील से जनता उब चुकी है। लोकप्रिय सरकार है, मुख्यमंत्री की समय कम मिला है, बहुत कम समय में काफी लाभार्थी योजना को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने कोशिश किया है। महागठबंधन की सरकार में रहते हुए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। डेमोग्राफी की बात करके जनता को गुमराह करके वो चाहेगा कि राजनीति में कामयाब हो जाए। सौरभ जी, एक सवाल मैं कैलाश जी से पूछना चाहूंगा। कैलाश जी, 1 मिनट, आपकी बातें मैंने सुन ली। आपने चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया तो मैं, एक तो मंडल डैम के बारे में प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे गढ़वा, उन्होंने बातें कही। उस भाषण में ये भी कहा मंडल डैम के लिए जो पैसा मैंने दिया राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया। नंबर 1, अब राज्य सरकार जवाब देगी क्या पैसे आए, क्या खर्च किया। नंबर 2, आपने कहा सीमेंट, जपला सीमेंट फैक्ट्री के, सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जपला सीमेंट फैक्ट्री के पहले कैलाश जी आपको पता होगा कि जिस इलाके में, नामकुम इलाके में हम लोग रहते हैं, उस इलाके में बिहार सरकार के समय से 2 बड़े कारखाने, 3 हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री। ये लालू जी यहाँ आके बोले थे कि कारखाना खुलेगा चलेगा, और आज स्क्रैप के भाव में बिक गया। उसके लिए कौन जवाब दे? नंबर 3, 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, अभी सुनिए। सवाल है, अभी कहना चाहते हैं। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुन लीजिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष करते हैं, धर्म के हिसाब से बांटती है। आप भी तो धर्म के हिसाब से बांटते हैं। आप मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक क्यों मानते हैं? आप उनको सामान्य नागरिक मानिए। तो देखिएगा ये लोग नहीं करेंगे। अभी तो मुसलमान को रहना क्या अपराध है? नहीं, हम नहीं कह रहे। आप लोगों ने उनको एक वोट बैंक बना दिया, इसीलिए बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। हम जो कहना चाह रहे सुना जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी केवल एनआरसी और एमसीसी कल मुसलमानों के लिए लाएगी? उसमें देश के गृह मंत्री और यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री ने बोला कि एनआरसी जब लागू होगा तो उसमें आदिवासी समाज नहीं होंगे, दूसरे समाज लागू होंगे। किसके लिए आप लागू करना चाहते हैं? आपको बताना चाहिए। क्या भारत एक सेकुलर देश नहीं है? आप केवल एक जाति को लेकर जो कि एनआरसी और एमसीसी की बात कीजिएगा। पूरे भारत में 18 राज्य में बीजेपी का शासन है। इनको बताना चाहिए कि कितने राज्य में एनआरसी और एमसीसी लागू किया है। तमाशा बनाकर रख दिया है देश को, आपस में सौहार्द। जो एक सवाल जो मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक ही लाइन में बयानबाजी करती है।
कैलाश जी, काउंटर उनका होगा, उनको सहना पड़ेगा। 32 के खतियान पे आपने जवाब नहीं दिया जो सौरभ जी ने पूछा, मैंने भी पूछा। क्या चीज पूछना चाहते हैं बताइए? 32 के खतियान पे स्थानीय नीति बननी चाहिए कि नहीं? वो तो संवैधानिक मामला है, जो संविधान तय करेगा वो माना जाएगा। वो हमारे और आपके चाहने सब, अगर संवैधानिक मामला है तो आप अपने घोषणा पत्र में क्यों कह रहे हैं कि वो हम कर देंगे? नहीं, हर आदमी चाहता है अपनी बात कहना, और अगर हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में आड़े आ रहा है, तो संविधान को तय करना कि क्या होगा नहीं होगा। बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री राज्य के बने थे, उन्होंने ठीक है सर, ठीक है, और राज्य में पूरा प्रदीप जी के पास चलेंगे। समय बांटने का काम किया, कैलाश जी समय की कमी है, करने का काम किया। बाबूलाल जी हैं जो ओबीसी आरक्षण, कैलाश जी समय की कमी है, एक बार प्रदीप जी के पास जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कसरी करने पर ज्यादा सवाल उठनी चाहिए। ठीक है कैलाश जी समय की कमी है प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी जवाब देंगे। देखिए, एक तो इन्होंने 1932 के खतियान पर कहा कि संविधान अपना काम करेगा, संविधान जो बोलेगा वही होगा। मतलब इन 5 वर्षों के दौरान संविधान चुप थी क्या? कि संविधान कुछ नहीं बोल रही थी, गूंगी बहरी हो गई थी। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण का, वो MOI समीकरण और बुरा बाल साफ करो वाली बात किसने कही थी? इनके नेता ने। और भ्रष्टाचार पर जो ये सवाल कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कई दफा जेल से अंदर आना जाना, बाहर, अब तो लोग भूल भी गए कि कब जेल गए थे, कब बाहर आए। पूरा कुनबा जो है उनका परिवार किसी न किसी आरोप पे फंसा है। हम लोग समझते हैं। दूसरों की जमीन लेकर नौकरी देना, दूसरों, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, डिबेट का सलीका रखिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। इनका मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि दूसरे से उनकी जमीन अपने नाम लिखवा दो, तब उनको नौकरी देंगे। इस केस में भी उनको समन किया गया है, अभी बेल पर है। किस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित की पूरे परिवार ने, पत्नी सहित बेटों ने भी, कम आयु में उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई। कहां से आ गई, कौन सा ये बिजनेस करते हैं, कौन सा मॉडल अपनाते हैं, बताना चाहिए लोगों को। कम से कम हमें ना बताएं, अपने समर्थकों को बता दें। जो वाई समीकरण है इनका, MOI। चलिए ठीक है प्रदीप जी, सीधा रुख करते सतीश जी का। जी सतीश जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भ्रष्टाचार की बात भी अगर कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए कि हमारे जो भाजपा के मुख्यमंत्री जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा आपको पता होना चाहिए कि कितने में वो आरोपी थे। सबसे पहले किट घोटाला 2020 नहीं बोला था, कोविड महामारी के दौरान पीपीई किट के खरीद में सतीश जी का रुख किया। हेलो सतीश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर है तो इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिनके ऊपर कितने आरोप लगे। पीपीई किट घोटाला, किसान संपदा योजना घोटाला, शारदा चिट फंड घोटाला, और इनके ऊपर तो इनके जो आपका पीपीई किट खरीद का मामला है, इनकी पत्नी की कंपनी के नाम से 990 रुपये पीपीई किट खरीदा, बाकी दूसरी कंपनी से 600 रुपये में खरीदा। उसके बाद आइए, जबरन वसूली का भी इनके ऊपर आरोप है। 1991 में इनके ऊपर 2 केस हुए थे, जिनमें उल्फा के लिए 10 लाख जबरन वसूली का भी इनके ऊपर आरोप था। सतीश जी उस समय तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे जी, स्टेशन में उनके खिलाफ उस समय तो कांग्रेस पार्टी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनके पास अवैध हथियार है। टाडा का केस भी इनके ऊपर। सतीश जी, अरे तो उस समय आप ही के नेता थे वो, हेमंत बिस्वा शर्मा। सतीश जी शायद भूल गए हैं। सतीश जी आप ही के पार्टी के नेता थे वो, थोड़ी बीजेपी में थे उस समय। ये 90-91 की बात नहीं आता, उस समय तो आप ही के पार्टी में थे। समय की कमी। आखिरी कमेंट सौरभ जी बिल्कुल, सबक तो वही मैंने शुरू में कहा, और जैसा चंदन जी भी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार जो घोषणा पत्र है ये एक शॉर्ट टर्म लाभ जरूर भी झारखंड की जनता को दे सकती है, जितने भी नेता है इनके राज्य का विकास तभी हो। सांप्रदायिक तनाव भी नजर आता है। जी ठीक है, एक तरफ हुसैनाबाद में हुसैन की बात करते हैं, सतीश जी की बात करते हैं। सतीश जी समय की कमी है। सतीश जी
सतीश जी समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। तो सभा मैं आपको कह रहा था, और चंदन जी भी जैसा बता रहे थे कि ये जो घोषणाएं हैं, और इस तरह की घोषणा की हम आपको 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको 500 रुपए में देंगे, तो ये क्षणिक जो फायदा है ये झारखंड की जनता को जरूर इन वादों से या इन घोषणाओं से मिल सकता है, लेकिन राज्य का विकास तभी होगा जब जो राज्य का जो मूलभूत जो नीड है उसको पूरा किया जाए। चाहे स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, तो वो सब जब तक दूर नहीं होगा तब तक झारखंड का विकास संभव ही नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। नेटवर्क लेकिन ठीक कराया कीजिए। दरअसल बात करें अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो तैयारियां तेज हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वादे और दावे भी बहुत हो रहे हैं। हालांकि किसके वादों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।